दाम बढ़ रहे हैं। 10 दिन के भीतर यह तीसरा मौका है जब इजाफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल की बात करें तो देखिए 87 पैसे बढ़ चुके हैं, डीजल पर 91 पैसे बढ़ चुके हैं, वही सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ चुका है। यानी कि सीधे तौर पर फ्यूल के इन दामों में जो उछाल आई है वो कहीं ना कहीं आम जनता की पॉकेट पे असर डाल रही है। और जैसे कि मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ, फ्यूल पंप पे, और देखिए आप देख भी रहे होंगे कि मौजूदा जो रेट है, यानी कि बढ़ने के बाद जो रेट डेट के हिसाब से लगाए जाते हैं 23/5/2026 के भी रेट है। अब पेट्रोल 99.51 हो चुका है, डीजल 92.49 हो चुका है, और जो पावर वाला पेट्रोल होता है वो 106.63 हो चुका है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो 81.09 हो चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर अब 90 से ऊपर जो है वो फ्यूल की कीमतें खास करके पेट्रोल डीजल की हो चुकी है। सीएनजी भी देखिए 80+ हो चुकी है। यानी कि अब महंगाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब भी फ्यूल के दामों में उछाल होती है, खास करके अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, क्योंकि बड़े वाहन जो है वो अक्सर डीजल से चलते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जब आयात निर्यात हम अपने ही देश के अलग अलग स्टेट में करते हैं तो वो चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि उसमें लागत निकालने के बाद जब मंडी तक वो चीज़ें खाने पीने की भले ही क्यों ना हो, जब लोगों तक पहुंचती हैं तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। और कई बार हम पूछते भी हैं कि दाम ये चीज़ ऐसे महंगी क्यों मिल रही है, चाहे हम सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो वो इसीलिए चीज़ें महंगी होती है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमत है वो भी ऐड ऑन की जाती है, और उसके बाद वो जनता की थाली तक चीज़ें पहुंचती है। तो इसीलिए आज अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो एक बार दिखाइएगा, जो सीएनजी की लाइन है उसमें ज़्यादा हमें गाड़ियाँ दिख रही हैं, ऑटो दिख रहे हैं, जो कि खास करके कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। लोग या प्राइवेट वाहन है वो भी अपनी सीएनजी फुल कराने आए हुए हैं, जिससे देखिए उनको आगे जो डर है कि आगे फिर से पेट्रोल डीजल सीएनजी में बढ़ोतरी ना हो। वही देखिए आप देख रहे होंगे कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। भैया एक बार फिर से महंगी हो गई है पेट्रोल डीजल और सीएनजी? महंगी तो हो गई सब। तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़े हैं, दूसरी बार सीएनजी पर रेट बढ़े हैं। असर पड़ेगा जेब पे आप लोगों की? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है। कितना कमा लेते हैं महीने कितना? 20-25 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार कमाते, तो खर्चा कैसे निकलेगा अब आप लोग? जैसा गुजारा कर रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं। डिलीवरी करते हैं आप? जी। तो पेट्रोल डीजल का निकल आता है खर्चा कि नहीं? अब बचत हो पा रही है कि नहीं? निकालना पड़ता है, क्या करूँ, बचत तो नहीं होती है, मजबूरी है। एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है क्या? एक्स्ट्रा करना, चलो 15-15 घंटे करते हैं। तो आप देखिए कि 15 घंटे कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ ये भाई साहब है, इन्होंने सिलेंडर टांगे हुए हैं, ये भी फ्यूल भरवाने आए हैं। भैया अभी तक लोग जो है गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ ही रहे थे, अब तो पेट्रोल डीजल पर भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों पे कोई असर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, आपके ऊपर असर पड़ रहा है जब पैसे बढ़ा के निकालने पड़ते हैं पॉकेट से फ्यूल डलवाने के लिए? सब पे बढ़ रहा है मैम, सब पे ही बढ़ रहा है। मार्केट आप जाते, चीज़ें महंगी मिल रही है पहले इसी रेट की? लगभग नॉर्मली है, कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ कम है। कम है, कुछ बढ़ा हुआ है। लगातार लोग परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सर, अब फ्यूल अपना फुल कराएंगे टंकी या कम डलवाएंगे? ऑब्वियसली कम ही करवाएंगे, यूजुअली हम फुल ही कराते थे, अब 200 का ही डाला है, तो फ़र्क तो पड़ ही रहा है। रेट बढ़ गए इस वजह से? एग्जैक्टली। सर, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल रही कि महंगी मिल रही है? खाने पीने की चीज़ें भी ऐसे ही हैं, थोड़ा महंगा तो हुआ ही है, जेब पे फ़र्क तो पड़ता ही है सारी चीज़ों का। तो अगर एक न्यूनतम वेतन पाने वाला व्यक्ति जो 20,000 25,000 कमा रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करना? ऑब्वियसली मुश्किल है, अब तो मिलकर कमाना पड़ेगा सबको, और एक बंदे की अर्निंग से नहीं हो पाएगा घर का खर्चा, सो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट। तो देखिए एक बड़ा चैलेंज हो चुका है सर्वाइव कर पाना ही। पहले देखिए लोग कम कमाते थे लेकिन फिर भी महंगाई कम थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे जैसे देखिए समय बीत रहा है, वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं, उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है और देश में चीज़ें महंगी हो रही हैं। भैया आप कितना कमाते हैं महीने? कमा लेते हैं 18-20 हज़ार। 18-20 हज़ार। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ी है, अब कितना असर पड़ेगा आपके इस 18-20 हज़ार में? पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इतने पैसे में?
दिक्कत परेशानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ना दिक्कत परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। परेशानी है बिल्कुल। देखिए खास करके गृहस्थी चलाने वालों के सामने एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। भैया आप देखिए ये भी जो इस तरीके की बाइक है जो कि एवरेज कम देती है और फ्यूल ज़्यादा खाती है। भैया पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ये बाइक तो वैसे भी एवरेज कम देती है, फ्यूल ज़्यादा खाती है। क्या करें बताओ, महंगा है तो क्या करें, तो चलना ही है ना। कितने का फ्यूल डलवा? मतलब मेरे 100 रुपया का लूँगा तेल, 100 रुपया का तेल लूँगा 100 रुपये का बस? बस काम पर जाना है, आना है, जाना आना है। तो देखिए लोग कम पैसों का फ्यूल डलवा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनकी जेब पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की है कि कम से कम फ्यूल डलवाएं। आप कितने रुपए का फ्यूल डलवाएं? मैम 100 रुपीज़। 100 रुपये का डलवाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं मैम। नहीं करते हैं। देखिए 100 रुपये का फ्यूल डलवा रहे हैं। भैया आप फ्यूल जब से रेट बढ़े हैं कम डलवा रहे हैं, ज़्यादा डलवा रहे हैं? मैं फुल ही करवाता हूँ। फुल करवाते हैं। जो कीमतें बढ़ी है लगातार तीसरी बार कीमत बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, असर पड़ रहा है जेब पे? हाँ थोड़ा बहुत। पड़ रहा है बिल्कुल। देखिए लोग कह रहे हैं वंदना कि थोड़ा बहुत असर ज़रूर है। ये थोड़ा बहुत उनके लिए असर कम है जो कि 40-50 हज़ार तक कमाते हैं, लेकिन जो लोग 18,000, 19,000, 20,000 तक कमा रहे हैं, आप सोचिए न्यूनतम वेतन वाले, उनका परिवार चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फीस देनी है, बिल्कुल घर में आंचल, राशन ये लाना है, वो दिन इसके दूर अलावा नहीं है देखिए, जब पेट्रोल उनको 100 रोजी रुपए भी लीटर कमानी हो है, जाएगा, उसमें भी क्योंकि आना है। 99 रुपए 51 पैसे तक जो पेट्रोल की कीमत है वो पहुंच चुकी है प्रति लीटर। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश करें, वो बेहतर बता पाएंगे कि पहले लोग ज़्यादा फ्यूल ले रहे थे, अब कम ले रहे हैं, या फिर कितना उनको नुकसान हो रहा है, किस तरीके से सेल बढ़ी है या घटी है। बिल्कुल मैम, सेल्स बढ़ी है या घटी है जब से कीमतों में बढ़ोतरी हुई? सेल्स तो वैसे ही चल रही है, पर लोग थोड़ा भी जैसे जो फुल करवाता था वो थोड़ा कम करवा रहा है, मतलब ऊपर नीचे करवा रहे हैं लोग, थोड़ा कोई कम करवा लेता है। 4 व्हीलर वाले उनको कोई असर होता नहीं है, जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको थोड़ा असर पड़ता है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा डलवाते हैं। तो फ्यूल पंप की सेल्स में भी असर पड़ा? हाँ थोड़ा बहुत पड़ा है। हाँ जी। आगे उम्मीद है कि और बढ़ेगी कीमतें? पोस्टमार्टम। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड पुणे से गिरफ्तार, फिजिक्स के सवाल लीक करने वाली मनीषा संजय गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को जान से मारने की धमकी, ईरानी सेना से जुड़े आतंकी ने प्लानिंग की, एफबीआई ने इराकी युवक को पकड़ा। हाय राम, फिर बढ़ गए दाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 10 दिन के भीतर तीसरी बार आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही कुल 5 रुपए की बढ़ोतरी पूरी हो चुकी है। जाहिर बात है कि इसका असर आपकी जेब पर पड़ना है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बढ़ाने के साथ ही ये महंगाई आपके किचन तक पहुंचेगी, क्योंकि माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे चीज़ों के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये इजाफा रुक जाएगा, यानी आने वाले वक्त में बढ़ोतरी पैसों में ही और भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल सेंचुरी लगाने के करीब पहुंच गया है, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में ये पहले ही शतक पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर किराए पर भी पड़ना तय है। कुल मिलाकर आम आदमी की चुनौतियां बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का असर जो है सभी की जेबों पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार चेंज हो रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी इसी तूफान का इशारा कह रहे थे? क्या सरकार के पास विकल्प सीमित होता जा रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब हम अपने खास मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं पब्लिक का क्या कुछ कहना है। दामों में इजाफे की वजह से आम लोग कितना ज्यादा परेशान हैं। 10 दिन से लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है और एक बार फिर से
पेट्रोल के दाम की बात करें 87 पैसे बढ़ चुका है, डीजल पर 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और वही सीएनजी पर 1 रुपया फिर से बढ़ा दिया गया। और जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख भी रहे होंगे कि जो फ्यूल पंप पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर रेट की बात करें तो देखिए पेट्रोल जो है वो 99.51 रुपये हो चुका है, डीजल जो है 92.49 हो चुका है। वहीं अगर स्पीड फ्यूल की बात करें, पावर फ्यूल की, तो वो 106.63 रुपये हो चुका है और सीएनजी की बात करें तो 81.09 रुपये जो है वो सीएनजी हो चुकी है। यानी कि अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात के बाद से फ्यूल में जो है वो बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि उसके जो दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और देखिए सीएनजी की बात करें तो यहाँ पर अब गाड़ियों की जो संख्या है वो भी कम नज़र आ रही है, ऑटो वाले भी देखिए कम नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो पेट्रोल डीजल की बात करें तो देखिए लोग जो हैं वो पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं, उनसे भी चलिए बात करते हैं। भैया फ्यूल डलवाने आए हैं, एक बार फिर से तीसरी बार रेट बढ़ा दिए गए हैं, इस बार भी बढ़ोतरी उतनी की गई है जो पिछली बार की गई थी, लेकिन इससे कितना असर होगा आपके ऊपर? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जो मंथली इनकम होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मंथली इनकम में कहीं ना कहीं इसका असर? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। भैया आप कैसे देख रहे हैं कि कितना असर पड़ेगा? हाथ में पैसे हैं लेकिन ये पैसे अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वो भी नहीं ले रहे, क्या करें जी, महंगाई तो है ही है और पेट्रोल से ही हर चीज़ महंगा होता है। अब गैस देखिए नहीं मिल रहा है, खाली सिलेंडर कहाँ जमुना पार से आ रहा हूँ मैं, यहाँ मिल नहीं रहा, क्या करें बताइए। अब ये तो कह रहे जी हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कहने की बातें हैं। अब देखिए तेल नहीं मिल रहा, कार्ड पे नहीं मिल रहा, नहीं हो कैश, फिर क्या करें, बैंकों में ये हालत हो रही है, सब जगह यही हालत है। आपको लग रहा है महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्यूल के रेट बढ़ने पर? मैम महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, सरकार को करना चाहिए एरिया भाई, जैसे करोल बाग हो गया, करोल बाग सोमवार को बंद होता है, वो सोमवार को बंद कर देना चाहिए वो एरिया, उससे बिजली बचेगी, पानी बचेगा, समझाएगी, हर चीज़ की सुविधा होगी उस चीज़ से। 200 बार उस चीज़ से हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, जो पब्लिक कितनी पहुँचेगी नहीं, इसमें पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, हर चीज़ की बचत होगी, लेकिन वो सरकार करती नहीं इस चीज़ को। जैसे सोमवार है, इतवार है, उस चीज़ के एरिया को बंद कर देना चाहिए। एरिया बाई एरिया बंद का मतलब बंद होना चाहिए। तो कोई कह रहे हैं कि एरिया वाइज लॉकडाउन लगा देना चाहिए एक दिन। मैडम जो दुकानें बंद होती है, जैसे सोमवार है, करोल बाग बंद होता है, आधी से ज़्यादा दुकानें खुली रहती है, तो कोई आएगा ही नहीं, तो पेट्रोल तो बचेगा ना मैडम। ये तो आप भी देखिए, ये तो आप समझदार हो। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के अलावा देखिए यहाँ पर सीएनजी भी डलवाने के लिए कुछ लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सीएनजी में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और लोगों से जानते हैं कि कितना असर जो है वो होने वाला है। सर, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी में भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया दाम, कितना असर पड़ रहा है एक आम जनता की जेब पे? मैडम जेब पे तो फर्क पड़ ही रहा है सारा टाइम। लोगों की खून निचोड़ रहे हैं अब ये गवर्नमेंट है जो, और कोई सुनवाई तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन हालात तो मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण चल रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। मैम कहने को जो मर्जी करते रहो, गवर्नमेंट का तो कोई योगदान होना चाहिए ना इसमें, कि जनता ही करती रहेगी सब कुछ। किचन का बजट कितना ज़्यादा इस पे असर पड़ेगा फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से? मैम सभी जगह पर पड़ रहा है, आम आदमी की कमाई तो कहीं से बढ़ नहीं रही, खर्चे रोज आए दिन बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल देखिए इधर यहाँ पर गाड़ियाँ कम नज़र आ रही हैं, लेकिन सीएनजी भरवाने के लिए ऑटो वाले ज़रूर नज़र आ रहे हैं। भैया फिर से दाम बढ़ गया सीएनजी का 1 रुपया आज? हाँ जी बढ़ तो गया है। किराया महंगा कर रहे हैं क्या आप लोग? अब देखो, अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अब कितना बढ़ाएंगे वो तो सेट नहीं करनी है। आप लोगों की जेब पे कितना असर हो रहा है? असर है बहुत, काम का तो असर है, किराए के वैसे भी है, वैसे भी पहले भी काम बहुत मतलब टूटा पड़ा था और अभी भी मतलब किराए की वैसे है, गैस की जितनी महंगाई हमारे हो रहे तो उसमें तो कोई हमारे को बजट है नहीं, बचत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, बचत नहीं है, और देखिए लोगों के हाथों से जो पैसे हैं वो जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, ऑटो चालक हैं जो कि यहाँ पर सीएनजी डलवा रहे हैं। भैया इस महंगाई से या जो सीएनजी पर रेट भी अब दूसरी बार बढ़े हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल पर तीसरी बार बढ़े लेकिन सीएनजी पे दूसरी बार बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस बढ़ते हुए रेट को? तो महंगाई तो बढ़ जा रही, क्या कह सकते हैं जी। तो आप लोग एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं आप पब्लिक से? ऐसा मांगते देते नहीं, क्या करेंगे, मांगते हैं लेकिन पब्लिक नहीं देती। वो आजकल वो लॉ पर चल गया, उसी से हो रहा है। कितना हो गया? तो आप लोग सीएनजी महंगी होगी इसलिए फुल करवा रहे हैं? फुल करानी पड़ेगी जी। डर है कि आगे भी बढ़ना जाए? हाँ जी, डर है कि आगे भी प्राइस ना बढ़ जाए? बढ़ जाएगा तो देख कर चलानी तो है जी।
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर लोगों की जेबों पर बढ़ती हुई कीमतें फ्यूल की, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, इनका सीधा असर लोगों की जीवन पर पड़ रहा है। क्योंकि जब जब देखिए महंगाई बढ़ती है और जब जब फ्यूल पर रेट बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है, और जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका आयात निर्यात जो है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। अगर अलग अलग स्टेट से भी हम सामान मंगाते हैं तो डीजल महंगा होने की वजह से वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो महंगाई की वजह से आम जनता लगातार बेहाल नजर आ रहा है, परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, शिव आनंद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में हर एक दिन हालात बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी कई गंभीर चुनौतियां हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि महंगाई का असर जो है आपकी और हमारी सभी की जेबों पर पड़ रहा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि एक वैश्विक संकट है, इस वैश्विक संकट से सब लोग गुजर रहे हैं, कोई इंडिया अछूता नहीं है। मैं बार बार ये बात सबसे कहता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी अगर आप, ठीक है, हम इसे 3 बार बोले 4 बार बोले, लेकिन 4-5% का इंक्रीज है डीजल प्राइसेस में और पेट्रोल प्राइसेस में। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ग्लोबली तो ये ना के बराबर है। बाकी जगहों पे 40 से 50% की वृद्धि हो चुकी है ऑलरेडी। बड़ा दुर्भाग्यजनक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसको किसी भी प्रकार से किसी गवर्नमेंट के साथ या किसी अपनी गवर्नेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक वैश्विक संकट है। अगर कच्चा तेल आपको $65-70 की जगह $120-125 प्रति बैरल पे मिलेगा, तो कोई और तरीका नहीं है कि उस प्राइसेस को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए। दूसरा, मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि ठीक है, जरूर ये बात है कि डीजल प्राइस के बढ़ने से सब चीजों के प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसे मतलब किसी भी चीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इटसेल्फ, ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत होती है वो 5-7% से ज्यादा नहीं होती है किसी भी चीज की। तो 5-7% का 5-7% बढ़ना से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका पेट्रोल डीजल का जो बजट है वो डायरेक्टली 5% बढ़ जाता है, पर मुझे लगता है बाकी महंगाई बढ़ती जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुगनी हो जाती है या उसमें इन्फ्लेशन सीधा ही मतलब बढ़ के कुछ और। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा था तो 6% हो जाएगा। दिक्कत है, जरूर दिक्कत है, वैश्विक संकट है, हम सबको इससे निपटना है इकट्ठे मिलकर के। इतना ही कहा जा सकता है, और बाकी ये उम्मीद करी जा सकती है कि ये संकट जल्दी दूर होगा, क्योंकि अभी प्राइसेस से ज्यादा बात ये है कि ये भी पॉसिबल है कि डीजल प्राइस, मतलब कहीं भी दुनिया में अगर डीजल आ ही नहीं रहा कहीं सर भी, तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आने लगेंगे। हालांकि इंडिया ने अभी अभी यूएई के साथ समझौता किया है, और वो वाला जो गैस और कच्चा तेल है वो पाइपलाइन के जरिए बाईपास करेगा हॉर्मुज को। तो कुछ चीजों का मतलब कोशिश करी जा रही है, धीरे धीरे सब चीजों की तरफ कोशिश करी जा रही है। बाकी ये सत्य है, ये बढ़ रहा है और मुझे लगता है बढ़ेगा। अगर यानी कि जाहिर तौर पर आने वाले समय में आम जनता के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा है। शिवानंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। वैश्विक संकट है सर, ये आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए ये वैश्विक संकट है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे समय में एकजुटता दिखाने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की? राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव खत्म होते ही दामों में इजाफा हो जाएगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? अनुप जी, गुड मॉर्निंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ प्लानिंग नहीं है। निर्मला सीतारमण को कुछ आता नहीं, पीएम ऑफिस से फाइल आता है, रबर स्टैंप है, सिर्फ सिग्नेचर करती है। पूरा फेलिवर, भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी के पास कोई इतना ही है तो पहले से क्यों नहीं किया? 140 करोड़ जनता के लिए इन्होंने क्या किया? ट्रेड डील, स्टील फाइल, अदानी को बचाने के लिए इन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर हो गया। ईरान आज भी अपने को डीजल, पेट्रोल, गैस देने के लिए रेडी है। यूएई में अगर इतना ही नरेंद्र मोदी जी अभी 5 दिन गए, क्या रिजल्ट लेके आया? कुछ भी नहीं है। 4000 करोड़ रुपए उन्होंने उड़ा दिया। ये अगर इतना ही है तो चुनाव नहीं लेना चाहिए था। वो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी आज कितना तकलीफ में जा रहे हैं।
कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। रुपए का दाम देखिए 97 डॉलर बन गया, रुपए कितना नीचे चला गया। इसके पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी फेल्यूर प्राइम मिनिस्टर है, भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर है, इसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जाके इटली जाके उन्होंने जो चॉकलेट बांटा है, इंडिया को भी वही 140 करोड़ जनता को चॉकलेट दे रहे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी इतना है तो 5 स्टेट में चुनाव नहीं लेना चाहिए था, पैसा बचाना चाहिए था। अगर इतना ही है तो ये देखिए 4000 करोड़ रुपए कम अमाउंट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अभी नॉर्वे गए, नॉर्वे में आपके जैसे डायनामिक तरनुम जी एक एंकर रिपोर्टर ने पूछा, नरेंद्र मोदी भाग के आ गए, आंसर नहीं दिया। कभी भी अगर देश के साथ खिलवाड़ हो रहे तो जनता पूछेंगी। आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी अभी देखिए एक रात में ही 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र का वो हिंगोली से दीपक करके है, उन्होंने किस तरह से कॉकरोच का युवा युवती को पेपर लीक कर रहे, नीट का पेपर लीक कर रहे, युवा युवती के साथ महंगाई चरम पर है। आज देखिए बेरोजगारी चरम पर है, किसान के बारे में सोच नहीं है, ना यूरिया के बारे में कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबको महंगाई किसान वगैरह तो आप लोग के शासन में भी तो था सर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आते ही महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, आप लोग के वक्त भी तो था। तब बीजेपी प्रदर्शन करती थी, तब बीजेपी विरोध करती थी, और आज आप लोग उनकी जगह पर हैं। नहीं तरनुम जी, देखिए आपने सही क्वेश्चन किया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 10 साल का यूपीए का निकालिए, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, कितना महंगाई बढ़ गया। गौर गरीब देखिए, जो अगर नरेंद्र मोदी जी का आज बड़े बड़े लोग अरबों करोड़ रुपए बन गए, अडानी अंबानी के बारे में सोचते, गौर गरीबों के बारे में सोचते नहीं है। जब से 2014 से लेकर 2026 तक नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में कोई भी 10 काम पूछिए। मैं भी हिंदू, कितना हिंदू को नौकरी दिया है, वो भी चला गया। महंगाई अगर इतना ही बढ़ता जा रहा है तो इसकी पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी। देखिए पेट्रोल डीजल गैस की तरनुम जी ये नहीं है, इसकी वजह से खाने का दाम है, ऑयल भी बचाने के लिए बोल रहे, और इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेने के लिए बोल रहे। अरे पैसा तो चाहिए ना, इन्होंने कलेक्शन रिचार्ज का सुविधा कहाँ है। तरुण जी 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी 1 मिनट भी चेयर में बैठने के लिए। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। गरीबों की सरकार नहीं है आपकी, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ एक वर्ग का ध्यान रखती है आपकी पार्टी। उम्मीद है मुझे भी शांति से सुनेंगे लोग, और मुझे भी उतना ही समय दिया जाएगा जितना अन्य पैनलिस्टों को दिया गया। नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। हाँ, देखिए तरन्नुम जी, सबसे पहले तो यहाँ पे राजीव जी ने बहुत अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि पश्चिम एशिया में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं उसका असर जो है वैश्विक, और वैश्विक असर जो है वो कितना बड़ा है उन्होंने बता दिया कि भारत के अलावा जो अन्य देश हैं उनके यहाँ पे 50% तक जो है फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए। तो कहीं ना कहीं उस वैश्विक जो है पश्चिम एशिया के युद्ध का असर हमारे ऊपर भी पड़ा हुआ है। भारत उससे अछूता नहीं, लेकिन इसका असर कितना, सरकार की नीतियों की वजह से इसका असर कितना आम जनता पे पड़ा है वो भी इन्होंने बताया कि लगभग 5% के करीब जो है फ्यूल प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं। जहां पे 50% अन्य देशों में बढ़ रहे हैं, वहां पे अभी भारत में सिर्फ 5% बढ़े हुए हैं। ये हमारी नीतियों का असर है। ये कह रहे थे अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता की क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भाई, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑयल कंपनीज को 10 रुपए सब्सिडी दे करके उसका असर जो है आम आदमी पर ना पड़े, इसके लिए ये 10 रुपए का एक्साइज सब्सिडी देने का काम किया। कहीं न कहीं उसका असर देखा आपने कि फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े आपके पास। हाँ। और 4 साल के दौरान, पिछले 4 साल के दौरान फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं तरन्नुम जी, सिर्फ अभी बढ़े हैं। इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऑयल कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था, इसलिए मजबूरन हमें बढ़ाना पड़ा। चूंकि वैश्विक असर है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, इसकी वजह से ये बढ़ा है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं यूपीए सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की। देखिए, मैं सरकार की नीतियों का ही असर है तरन्नुम जी कि 6 साल 2025 का आंकड़ा देता हूं, महंगाई दर 2.1% थी। 6 साल में सबसे कम महंगाई दर 2.1% थी, वो हमारी नीतियों का असर था। और यूपीए शासन काल में क्या हुआ? यूपीए शासन काल में महंगाई दर 12% तक पहुंच गई थी, और हमारे एनडीए शासन काल में महंगाई दर औसतन निकाला जाए पूरे 12 वर्ष का तो वो 5% से भी कम रहा। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की नीतियों की वजह से
आज भी हम महंगाई को हमने बेकाबू नहीं होने दिया है। आज अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात कर लें तरन्नुम जी, तो अगर पाकिस्तान की बात लें तो वहां महंगाई दर 38% हो गया है। श्रीलंका में महंगाई दर जो है वो 25% हो गया है। लेकिन भारत में आज भी महंगाई दर वो है 5% से कम है। ये हमारी नीतियों का ही असर है। लेकिन रत्नाकर साहब, एक वर्ग हिंदुस्तान में ऐसा भी है जिसके लिए एक एक पैसा, एक एक रुपए भी बहुत महत्व रखता है। अगर उसमें थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो सीधा उनके जेब पर असर पड़ता है। सरकार को इस तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से महंगाई का असर जो है आम जनता के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है और गरीब लोगों के ऊपर उससे भी बहुत ज्यादा पड़ता है। 1 रुपया भी अगर महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बोझ बन जाता है। सरकार की नीतियां और सरकार ने तमाम वैसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से गरीब जनता को फायदा मिले। आपने देखा कि यही लोग बोल रहे थे जब चिल्ला रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है, फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है। आज अगर गरीब जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और उसमें प्रधानमंत्री जी की मुफ्त राशन योजना का लाभ उनको मिल रहा है तो निश्चित रूप से उनके लिए एक राहत का काम कर रहा है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम अगर सब्सिडाइज रेट पे गरीबों को अगर सिलेंडर दे रहे हैं तो उस पर भार कम करने का काम हो रहा है। आयुष्मान योजना के तहत अगर उनके खुदा न खास्ते उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भी काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो भी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जन औषधि केंद्र खोले गए हैं तमाम जगह जहां पे 60 से 70% जो है दवाएं सस्ती मिलती है। तो तमाम मेजर्स लिए हैं सरकार ने ताकि गरीबों को राहत मिल सके। ठीक है, शिवानंद जी आपके पास ही आऊंगी। सरकार जो है गरीबों का भार कम करने में लगी हुई है, लेकिन आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सर देखिए, मैं अभी भी तरन्नुम जी बोलता हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, जितने अपोजिशन लीडर है सबको विश्वास में लेके एक बैठक होना तय करना चाहिए। उसमें कुछ प्लानिंग और डिसीजन लेना चाहिए। खुद किसी मंत्रिमंडल को भी पूछते नहीं, खुद का खुद डिसीजन लेते। नोटबंदी किया, गरीबों को क्या मिला? कहाँ काला बाजार रुक गया? 15-15 लाख रुपए की इंतजार कर रहा हूँ, 1 रुपए चवन ही नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी, किसको नौकरी दिया पूछिए। मैं भी हिंदू, कितना हिंदू को नौकरी दिया भाई? राम के नाम पे गाय काटल चंदा लिया। आप लोग हिंदू देखिए, बीजेपी के पास धर्म के नाम पे राजनीति खेलते। पाकिस्तान डिलीट कीजिए, राम का नाम मत लीजिए, धर्म के नाम मत लीजिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। बेरोजगारी ये सब की अभी फिलहाल बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, जनता परेशान है। तरन्नुम जी, मेन मुद्दा ये होना चाहिए। देखिए, आज भी युवा युवती डिप्रेशन में है। इन्होंने जाके इटली गए, इटली मेलोडी के जाके इन्होंने मेलोडी ट्रॉफी दे दिया नरेंद्र मोदी जी। देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये अच्छी बात है, लोग गुस्से में हैं, युवा युवती को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर, रसोई गैस नहीं मिल रहे। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। पुणे में 6,500 छोटे जो व्यापारी है, वड़ा पाव या चाय बेचने वाला, उनको गैस नहीं मिल रहे। 6,000 रुपीज को गैस सिलेंडर मिल रहे ब्लैक में, वो भी नहीं मिल रहे। पेट्रोल डीजल की तो बात ही छोड़िए, गरीबों को जेब से चोरी कर रही है गवर्नमेंट। ये चोर है नरेंद्र मोदी, अलीबाबा चाली चोर पार्टी। ये लोगों ने गरीबों के जेब से पैसा निकाल रहे, लोग भूखे मर रहे। आज देखिए तरन्नुम जी, कोविड के टाइम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थाली बजाया, क्या दिया गौर गरीबों को? कितने लोग मरे आप ही बताइए। ये नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी विजन नहीं है। तुरंत रिजाइन देना चाहिए, अच्छे लोगों को संधि दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के पास कोई लेना देना नहीं। 10 लाख का सूट पहनते हैं नरेंद्र मोदी। कपड़ा देखिए, सुबह दोपहर शाम को अलग अलग रहते हैं। कौन सा डेवलपमेंट किया देश के बारे में? शिवानंद जी, एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब महंगाई में बढ़ोतरी हुई थी, तो क्या पीएम ने इजाफा दे दिया था? देखिए, पीएम ने इस्तीफा दे दिया था क्या? देखिए तरन्नुम जी, ये लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास पॉलिसी कुछ भी नहीं है। अडानी अंबानी के बारे में सोचते हैं। कौन सा 62% आज किसान देश है हमारा। आज फार्मर है किसान की 62%। कितना एक्सपोर्ट कर दिया? पूछिए बीजेपी नेता को, क्या फेंक रहे? सिर्फ बड़े बड़े बातें हो रहे, वड़ा पाव खा रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये अर्थशास्त्र में बैठे बीजेपी के दलाली करना कम कीजिए सर, सच्चाई पे उतरी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी नहीं, बिल्कुल ये बात
दलाली भरना बंद करो। आऊंगी राजीव जी, आऊंगी मैं आपके पास, राजीव जी आऊंगी, डिटेल में समझेंगे। रत्नाकर जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ा पाव खाती है, जवाब दीजिए। देखिए तरन्नुम जी, मेरे साथी प्रवक्ता जो शिवानंद जी की बातों को सुनकर के मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ी हंसी भी आती है। ये कहते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए काम करती है नरेंद्र मोदी सरकार। शायद ये अभी भूल गए कि जो हम लोगों ने GST 2.0 रिफॉर्म लेके आए थे वो कितना बड़ा राहत आम जनता के लिए था देश में। हमने 12% का और 28% हमने लगभग जरूरी वस्तुओं पे मैक्सिमम 90% जरूरी वस्तुओं पे जो है हमने टैक्स जो है वो 0 कर दिया या तो 5% कर दिया। तो ये बहुत बड़ा राहत था जो इनको दिखेगा नहीं। इनको तो अडानी और अंबानी का। अब रत्नाकर जी एक बात और बताइए, कांग्रेस यही तो कह रही है कि आप टैक्स कम कर दीजिए तो शायद लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले भी ये काम किया है तो अभी भी किया जा सकता है ना। पेट्रोल और डीजल पे आप टैक्स कम कर दीजिए तो आम जनता को थोड़ी राहत मिल जाएगी। यही कांग्रेस कह रही है, जवाब दीजिए। जी तरन्नुम जी, मैंने आपको अभी शुरुआती चर्चा में ही मैंने कहा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की सब्सिडी ऑयल कंपनीज को दिया, जिससे कि ऑयल कंपनीजों ने रेट नहीं बढ़ाया। मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी 4 राज्यों में सरकारें हैं और ये वैट लगाते हैं लगभग 15 रुपए के करीब जो है राज्य वैट लगाती है। क्या ये वैट के माध्यम से लोगों को हटा करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे? क्या वहां पे घटाने का काम करेंगे? जरा ये जनता के हितैषी बन रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, पूछ लीजिए इनसे कि 15 रुपए में क्या वो 5 रुपए भी घटाने का काम करेंगे जहां पे कांग्रेस। रत्नाकर सर, अभी तो जिम्मेदारी आप लोगों पर है ना, अभी तो कंधे पे जिम्मेदारी आपकी है। आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उनसे तो हम जवाब ले लेंगे, उन्होंने क्या किया उसका भी लेखा जोखा उनसे लिया जाएगा। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं। मैं जवाब दे दूं जी। देखिए तरन्नुम जी, तमाम मेजर्स जो है मैंने आपको गिना दिए कि कहां कहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से राहत पैकेज देने का काम किया है, किस तरह से ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देने का काम किया है। सर फिर वही बात है, इसीलिए कांग्रेस दे रही है। फिर कांग्रेस यही तो कह रही है, जब आप लोगों ने इतनी राहत दे दी है तो जमीनी स्तर पर वो राहत दिख क्यों नहीं रही है? राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं दिख रही ना सर, नहीं दिख रही। लोग परेशान है, अभी हमने बाइटें भी सुनाई, परेशान है लोग। आप कंपेयर करेंगी तरन्नुम जी, अगर आप कंपेयर करेंगी राहत की बात, तो आप अपने देश के अलावा दूसरे देश से कंपैरिजन कर लीजिए, उस समय आपको समझ में आएगा कि हम कितना राहत दे रहे हैं। आपको मैंने अभी बताया कि 50%। रत्नाकर जी, अब पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो टमाटर है, 1000 रुपए किलो टमाटर है। अगर यहाँ पर 500 रुपए किलो हो जाता, हम इसलिए खुश नहीं होंगे कि अरे यार पाकिस्तान में तो 1000 रुपए बिक रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ तो फिर भी 500 रुपए है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर एक वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास, ठीक है। लगभग 2 गुना हुआ है क्रूड ऑयल की कीमत जो है, वो हमारे देश पे नहीं, उसका आप बात कर रहे हैं ना कि राहत दी जा रही है। रत्नाकर जी आप बोल रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो तस्वीरें नहीं दिख रही है ना। सवाल तभी पूछा जा रहा है। राजीव जी मैं आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस बार बार कह रही है कि टैक्स जो है अगर सरकार कम कर देती है तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अगर वाकई ऐसा होता है तो क्या सच में राहत हो सकती है लोगों के लिए? तरन्नुम जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हर व्यक्ति को ये कहना कि दलाली कर रहे हैं और हर व्यक्ति को कहना कि चोर हैं। आप मुद्दे की बात करिए, उसके ऊपर बात करिए, ये सब बात मत करिए। मेरा बिल्कुल आपसे मतलब निवेदन है, ये सब ना करें। देखिए ऐसा है कि जब भी आप किसी चीज की बात करते हैं, आई थिंक आपको यू हैव टू टॉक स्टैटिस्टिकली क्या चीजें क्या कैसे हो रही हैं। पिछले 5 साल में हमारा जो इन्फ्लेशन दर है वो 4.5, 4.5% के आसपास रहा है, जो कि पिछले 20 सालों में सबसे कम है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, पर पिछले 5 साल का इन्फ्लेशन दर सबसे कम रहा है। अब बात आती है कि राहत देने की और कितनी दी जा सकती है। मेरे ख्याल से तरन्नुम जी, वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि कोई भी जो देश है उसका एक इनकम का एक सोर्स होता है। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस 2 ही सोर्स हैं जिससे देश चलाया जाता है। तो देश चलाने के लिए एक हद से ज्यादा 10 रुपए की सब्सिडी
अगर एक्साइज पे दी गई, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था तो एडजस्ट हो जाता है कि भाई ज्यादा प्राइस पे कम एक्साइज मिलेगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक्साइज जितनी चाहिए होगी उतनी आ जाएगी। देश हवा में नहीं चल सकता है, मेरे ख्याल से किसी का भी घर भी हवा में नहीं चल सकता है। फाइनली जब भी ऐसा होता है, चाहे मेरा घर हो चाहे मेरा देश हो, हमें किफायत से और मिलजुल के उससे बाहर निकलने की जरूरत होती है। यही इकोनॉमिक रियलिटी है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर राजनीति सारा दिन करें, सारा साल करें, पर उससे कुछ होगा नहीं। और कितने भी कोई इसमें कोशिश कर ले, या फिर ऐसा करें जैसा कांग्रेस ने एक बार किया था, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ऑयल बॉन्ड्स, 10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स निकाले, रेट उस समय कम रहा, और अगली जो सरकार आई उसको 10,000 करोड़ रुपए कहीं से भरने पड़े। तो चीजें घूम फिर के पैसों का काम पैसों से होता है, और उसमें जिस प्रकार से नीति से कुछ किया जा सकता है वो मेरे ख्याल से किया जा रहा है। अगर किसी को पिछले 10 साल में डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती तो मुझे समझ में नहीं आता किसको डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती है। सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 15% से घट के 9-10% पे आ गई है, जो एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमारी कंपेटिटिवनेस प्रॉब्लम में थी। और बाय द वे, मैं तो बहुत सारे, क्योंकि मैं कंसल्टिंग भी करता हूं, मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट। राजीव जी, एक चीज और समझाइएगा, ये जो डिमांड और सप्लाई का चेन है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? डिमांड सप्लाई का जो चेन है, जिस जगह पे कंस्ट्रेन है, देखिए ऐसा है कि हमने अपनी सारी खरीदारी देश की, और इवन जब हमारे ऊपर ट्रेड के टैरिफ्स लगे तो हमने डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई करने का मतलब हमने अलग अलग जगह जाके फ्री ट्रेड डील्स करी है, जिससे कि हमारे ऊपर अचानक से भार ना आए। हालांकि चेंज करते करते समय लगता है, ऐसा नहीं है कि नीति के लगाते ही कोई और चीज शुरू। सपोज मैं आज एक एक्सपोर्टर हूं, मैं आज अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था, और एक्सपोर्ट करते टाइम मुझ पे टैरिफ का असर आने लगा, और गवर्नमेंट ने कुछ नई जगहें खोली जहां पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। अनफॉर्चुनेटली जो जगहें खोली वहां पे अब वॉर का इंपैक्ट आ गया। तो ये एक वैश्विक संकट है, इसमें से निकल रहे हैं, और बैलेंस करने के लिए हम रोज नई कोशिश कर सकते हैं, जो कि चल रही है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है ये सोच के, जब लोग कहते हैं कि 5 देशों की यात्रा पे क्यों जाते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी घर बैठ के ये सोचने लगे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, और बस यही गाली गलौज करते रहे, तो उससे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से इट इज अ मस्ट कि हम बाकी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाएं, हम उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हम उनके साथ जिस तरीके के डील्स हैं वो कर सके। इसे दिखाने से कुछ नहीं होगा बॉस, इससे क्या होगा? हाँ तो क्या हो गया इसमें? ISC स्टील पाइल झूठ है क्या? ट्रेल डील झूठ है क्या? रुपए का कीमत से नीचे आ गया। हाँ, अदानी के ऊपर नरेंद्र मोदी, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये झूठ है क्या? सर यहाँ बैठ के आप भी प्रैक्टिस करते हो, इतना ट्रॉफी दिखा के आप हमको नहीं दबा सकते। हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 325 में मेरे को भी अधिकार है। आप क्या बोलते, सब कुछ सच सच्चाई नहीं है। आप बॉन्ड के नाम पे कुछ बड़े बड़े बोला, लेकिन आपकी बातों में कुछ भी दम नहीं है। आप नींद से उठिए, थोड़ा आंख खुलिए, गोर गरीब आप जाइए रूरल में, पता होगा गरीबों को जेब से पैसा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं सर आप? 5 कंट्री जाके कौन सा 5 कंट्री से नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा एग्रीमेंट किया? आपको पूछा? आपको बताया? बताइए, दिखाइए। हम क्यों बैठेंगे? दिखाइए। अरे जीएसटी कैंसिल करो ना, जीएसटी बंद करो। आज छोटे छोटे व्यापार जीएसटी कैंसिल करेंगे तो देश, अरे इनकम टैक्स तो पे कर रहे देश हैं ना, चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? देश है तो क्या बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया। पीएम फंड का हाथ भी आटे के नीचे महीने 10 बार डाला। मैं भी लॉयर हूं, ऐसा थोड़ी है। हम भी सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास लॉ टीम है, 100 लॉयर बैठे हैं। ऐसा थोड़ी हम कुछ भी आके बोलेगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम सच्चाई आरएसएस माफी मांगो। क्या माफी मांगो? देश के साथ 140 करोड़ जनता, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, आपका भी प्राइम मिनिस्टर है, मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन लोगों को, गरीबों को कुचल रहे हैं। सर आज देखिए किसान के पास, देखिए। अच्छा शिवानंद जी, एक सवाल आपसे है, हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में आपको दे रही हूँ, मान लीजिए कि आपकी सरकार है और ऐसा वैश्विक संकट पड़ा हुआ है, क्या करेगी सरकार फिर? सर तरनुम जी, देखिए ईरान के साथ हम पंगे नहीं लेते। ईरान आज भी देने के लिए तैयार है। ईरान हमारी दोस्ती है। ईरान के साथ हमारा गठबंधन अच्छा है, स्ट्रांगली हेल्दी रिलेशन है।
तो हेल्दी संबंध है। नरेंद्र मोदी इसराइल जाके जप्पी पे जप्पी डाल के ट्रेड डील, एस्टिन फाइल, अडानी को बचाने के लिए इन्होंने पूरा 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ किया। ईश्वर को पूछिए, नहीं किया क्या? चलो मैं आज राजनीति छोड़ूंगा। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करता था। रत्नाकर जी प्रूफ मांग रहे, फिर शिवानंद जी राजनीति छोड़ देंगे। अभी 5 घंटे गए तरुण जी, क्या कौन सा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री? मैं जवाब दे दूं? मैं मानता हूं, मैं जवाब दे दूं? मोदी साहब ने कौन सा एग्रीमेंट करके आया बताइए, पूछ रहा हूं मैं। जवाब सुन लीजिए रत्नाकर जी जवाब सुन लेते हैं। हाँ रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। देखिए तरन्नुम जी, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनके पास न खाता है न कोई बही है, ये जो कहे वही सही है, ऐसा ये सोचते हैं। अगर ये जो कह रहे हैं वही सही रहता तो देश की जनता इनको आज इतनी बुरी तरह से नकार नहीं। कुछ भी आंसर ही देने नहीं आ रहे रत्नाकर जी, क्या बात करें मेरे मित्र, मेरे भाई को क्या हो गया? सर गौर गरीबों के बारे में सोचिए, युवा युवती के बारे में सोचिए। आप जाइए रूरल में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, थोड़ी है एसी में बैठ के नहीं चलेगा सर। आप आदरणीय देश के प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के सर्वदलीय बैठक लीजिए, कुछ अच्छा डिसीजन लीजिए। अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब वो जवाब दे रहे थे। शिवानंद जी सुन लेते ना। तनुम जी 30 सेकंड ले रहा हूँ। पाकिस्तान कटोरा लेके बैठे हो, लेकिन वो मध्यस्थी कर रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्यस्थी नहीं कर रहे। अगर नरेंद्र मोदी जी सोच इसीलिए तो कह रही है कि हमारे हाथों में कटोरा ना आ जाए, इसीलिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। शिवानंद जी, मोदी साहब हमारे हाथों में कटोरा ना आ जाए इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आप सुन लेते रत्नाकर जी। देखिए ये बार बार अडानी का नाम लेने का काम कर रहे हैं। अभी राजस्थान में जब इनकी सरकार हुई थी तो उस समय 50,000 करोड़ का अडानी के साथ इन्होंने समझौता किया था, तो क्या वो पैसा इनके? अरे महंगाई के ऊपर बात करो महाराज जी, इस तरह से डिबेट करेंगे तो शायद पेट्रोल डीजल गैस की बात कीजिए सर। एक करके प्लीज, रिक्वेस्ट है शिवानंद जी, रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लेते हैं। ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस को जब जवाब देने नहीं आता है तो ये ऐसे ही लोगों को दलाल, लोगों को गद्दार, अभी कल ही उत्तर प्रदेश के इनके अध्यक्ष जो हैं अजय राय ने, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्द का उपयोग किया। तो ये तो कांग्रेस का चाल चेहरा चरित्र है। जब मैं भी ये अभी प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे थे, आरएसएस गद्दार है मैडम, इनको बुलवा लीजिए, शिवानंद जी, मैं ऐसे रोड छाप डिबेट जो हमें सुन रहा है, शिवानंद जी आप समझिए, रोड छाप ऐसे शिवानंद जी जो हमें सुन रहा है उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बातों को रखेंगे तो समझ में आएगा कि पार्टी की सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है, सरकार जनता के लिए आखिर क्या करना चाहती है। एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट है रत्नाकर जी। कांग्रेस इनके पास अगर तथ्य हैं तो तो बताएं, दिखाएं, जनता को बताएं। लेकिन 4 लाइन घिसी पीटी चीजें, नरेंद्र मोदी चोर हैं, ऐसा कहना कहीं न कहीं इनके संस्कार संस्कृति को दर्शाता है। और आपकी जरूरत है हमको भाई। ठीक है रत्नाकर जी, अब टू द पॉइंट आना चाहिए, टू द पॉइंट आते हैं रत्नाकर जी, टू द पॉइंट। हाँ देखिए मैं यही कह रहा हूं तरन्नुम जी कि निश्चित रूप से सरकार बहुत संजीदा है और महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए आपने अभी सुना, अभी हमारे गुप्ता जी को भी, कि किस तरह से उन्होंने आंकड़े दिए। और पिछले अगर नरेंद्र मोदी की सरकार का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, महंगाई दर हमेशा से 5% से कम रखने का हमने प्रयास किया है और यूपीए सरकार में वह तकरीबन 12% के करीब रही है। तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है हमारी पॉलिसी जो है, हमने जो गरीबों को राहत देने का काम किया है, हमने जो टैक्स रिफॉर्म लेकर के आए, हमने जो कंट्रोल करने का काम किया, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश की जनता पे उतना महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिए, जितना कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से हुआ। आपको मैंने बताया अभी कि क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन 2 गुना हो गया है, लेकिन अगर 2 गुना होने की वजह से उसका प्रभाव भारत देश पे भी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उस प्रभाव को कम करने के लिए तमाम तरह के मेजर्स उठाए। और वो आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से पहले जो 27 देशों से हम इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल, वो बढ़ा करके हमने 41 प्लस देशों से करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं विश्व के अन्य देशों में, जहां से हमें सस्ता फ्यूल मिल सके ताकि हम अपने देशवासियों को राहत दे सके। तो देशवासियों को राहत देने का तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, मैंने आपको बताया कि 4 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन अगर इस तरह का डबल हो जाता है जब क्रूड ऑयल के दाम,
तो हमें भी कुछ न कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और वो रत्नाकर जी, आप क्या कह रहे हैं कि 4 साल में दाम नहीं बढ़े हैं? 4 साल में दाम नहीं बढ़े, आप ये कह रहे हैं? 4 साल में बिल्कुल घरेलू उपभोक्ताओं का दाम नहीं बढ़े थे। अभी पेट्रोल डीजल पे बढ़े ना सर, पेट्रोल और डीजल पे तो बढ़े, उसकी वजह से कई चीजों पर भी बढ़े हैं। अभी मैं वही पूरी बात सुनिए, पिछले 4 साल में दाम जो है नहीं बढ़े थे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, अब जाके 4 से 5 मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ रत्नाकर जी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ। मार्च 2022 में लंबे समय बाद लगातार कई दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, कई शहरों में 100 के पार पहुंच चुका। 2025 की मैं आपको बात बता देती हूँ, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की थी और 2026 में 3 बार बढ़ोतरी हो गई। किस 4 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे को समझाइएगा। आपने जो अभी डेटा देखा है मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं, और मेरी बातों को आप वो शब्द को मिस कर गई जो मैंने कहा घरेलू उपभोक्ता। हमने कभी कमर्शियल यूजर्स की बात नहीं की है, हमने आम आदमी की बात की है, घरेलू उपभोक्ताओं की बात की है। सर एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो उस पर भी तो असर पड़ता है, खाने की चीजें महंगी हो जाती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस महंगे हो जाते हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूं। मैं आपको पर्टिकुलर होके बताऊं क्या कि दूध के दाम में 2 रुपए इजाफा हो गया? नहीं, अभी आप जो सर्च करके जो देख रही थी तरन्नुम जी, मैंने उस पे ही आके मैंने कहा, मैं अपनी बातों पे अभी भी जो है वो अडिग हूं कि पिछले 4 सालों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हमने दाम नहीं बढ़ाए। वो इसलिए क्योंकि वो उसका असर आम जनता पे डायरेक्ट पड़ता है। निश्चित रूप से कमर्शियल लोगों का थोड़ा बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना कि वैश्विक लोगों का बढ़ा। और देश के दूसरे जो है विश्व में जो दूसरे देश है जहां पे 50% फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए, उतना इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे। वो एक कंपैरेटिवली आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश की नीतियों का प्रभाव रहा है ये, कि निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, जहां सालों से युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध 5 साल हो गया हो रहा है, जहां पे ईरान और अमेरिका इसराइल का युद्ध हो रहा है, तो उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, ये कोई भी बच्चा भी बता सकता है। लेकिन उसका असर रोकने के लिए नहीं, तो फिर आप ये मत बोलिए कि 4 साल में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, ये मत बोलिए फिर 4 साल में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर कमर्शियल लेवल पर हुई है सर, उस पर घरेलू उपभोक्ताओं पर भी तो असर हुआ है। मैं तो यही नहीं समझ पा रही सर। आप एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी है तो दूध के दाम में इजाफा नहीं हुआ, दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, ट्रैवल एक्सपेंसेस महंगे हुए, कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं बढ़े हैं? कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं आंकड़े लेकर बैठी हूँ, ऐसे तो मैं आपसे बात नहीं कर रही। तरन्नुम जी, ये जो दूध के ब्रेड के दाम बढ़े हैं, जो अभी ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़े हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था घरेलू उपभोक्ताओं की, इस जो 5% बढ़ा उसके पहले की बात कर रहा था। अभी इसका असर तो सब पे आएगा ना, सारी चीजों पे आएगा। इससे पहले मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही, अगर कई सालों की मैं एक साथ आपको आंकड़े दे दूं, कई सालों के एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है। सुन लीजिए, महंगाई दर अगर पाकिस्तान में 38% बढ़ जाती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान ही क्यों? फिर ऐसा तो हम डेवलप्ड कंट्री की बात करना शुरू कर देंगे, फिर ऐसे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करना शुरू कर देंगे। आप फिर डेवलप्ड कंट्री से हिंदुस्तान को कंपेयर कीजिए, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है सर। नहीं ऐसे नहीं, फिर ऐसे मैं आपसे डेवलप्ड कंट्री की बात कर दूंगी कि हिंदुस्तान का मुझसे कंपेयर करिए ना। हिंदुस्तान आप पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप डेवलप, अभी मैं आपको शिवानंद जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए, आपने डेवलप्ड कंट्री की बात कही है ना। मेरे मित्र रत्नाकर जी देखिए, अमेरिका जैसे देश है जहां आज टीवी पे बैठ के तनुम जी जो एंकर है या गुप्ता सर है या आप है, हम भी इंसान है ना सब, जो परिस्थिति जेब से पैसा जा रहा है, डेवलपमेंट तो नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी जवाब भी ले लेते, शिवानंद जी जवाब दीजिएगा। महंगाई कम कीजिए, महंगाई कम करने का बारे में बात करो ना रत्नाकर जी। महंगाई की कम करने की बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप लोग बोखला गए, सिर्फ अय्याशी करना, सिर्फ मस्ती में है नरेंद्र मोदी। सब गरीब जनता को आप लोगों ने कुचल दिया। किसी को रहने के लिए घर नहीं है, बिजली का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस ऑयल भी मत खा लो बोला मोदी साहब ने। और देखिए तनुम जी,
मोदी साहब बोला सोना मत खरीदो। अरे किसी बेटी का शादी है, बहन का शादी है, क्या नहीं खरीदना है? चलो, अरे 2 करोड़ आज पूरा देश में 2 करोड़ लेबर जो ज्वेलरी दुकान में, शॉप में काम करते थे, वो तो बेकार हो गए। मोदी साहब कुछ सोचे ही नहीं, नोटबंदी किया, 370 हटा के देश के लिए क्या फायदा हुआ? पूछिए रत्नाकर जी को। गुप्ता सर आपने 20% में सहमत हूं, लेकिन 80% आप में सहमत नहीं हो। देश के बारे में सोच अच्छा रखना चाहिए। देश सर्वोपरि है। अगर देश के परमाणु और युद्ध की वजह से तरन्नुम जी महंगाई नहीं आया है। इंडिया में 800 मिलियन पैसा निकाल के ले लिया विदेश इन्वेस्टर ने। ये एआई आने की वजह से इंडिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। और पैसा निकालने के बाद ये महंगाई वगैरह अपने ऊपर ये अड़चन प्रॉब्लम आ गया। युद्ध के वजह से महंगाई नहीं है। मैं डंके के साथ बोलता हूँ, रूस आज भी ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल देने के लिए रेडी है। नहीं, बिल्कुल ये भी कह रहे हैं ना कि युद्ध की वजह से ये नहीं है, ये भी गलत है। ये गलत है शिवानंद जी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर हालात बदलते हैं तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। उसमें बिल्कुल तरन्नुम जी कल अगर ईरान ने अटैक कर दिया भारत पे, तो भारत क्या ऐसे ही मोदी साहब के नाम पे हम चिल्ला के पुकार के फायदा नहीं है। हम खुद भी डिसीजन लेना पड़ेगा। मोदी साहब अभी 5 कंट्री गए, कौन सा देश के बारे में अच्छा काम किया? पूछिए, कौन सा एग्रीमेंट करके आया? सिर्फ पैसा उड़ाया, जाके मिलोडी के साथ मिलोडी ट्रॉफी दे के आया। कौन सा अच्छा काम किया? मोदी साहब ने गरीब, दलित, पिछड़ों के, गरीबों के टैक्स का पैसा आप लोगों ने 2014 से लेके 2026 तक 850 करोड़ गरीबों को पैसा उजाड़ा गया। कौन सा अच्छा काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या डेवलपमेंट किया? सिर्फ जाते हैं आप 2014 में आप लोगों ने 23 कंट्री घूम के विदेश दौरा किया। क्या डेवलपमेंट किया भाई साहब? बोलिए। बॉन्ड के नाम पे गाय का चंदा लिया, गरीबों के नाम पे। राजीव जी मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है? तरन्नुम जी, मेरे ख्याल से मैं फिर दोबारा से एज अ इकोनॉमिस्ट ये सब बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जिस तरीके की बात होती है मेरे समझ में आती नहीं है। बहुत सिंपल है। अभी तक का इन्फ्लेशन दर हमारा 5% के अंदर चलता रहा है। पिछले 4 साल का अगर आप इवन डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में देखेंगे तो कोई बहुत उसमें खास डिफरेंस नहीं आया था बिफोर दिस। इससे पहले तकरीबन सिमिलर चलता रहा था। अभी जो स्थिति है उसमें मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ऐसी स्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 25 से 30% ऑयल और बहुत सी बाकी चीजें भी आती हैं, सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, बहुत सी चीजें आती हैं, ऑयल रिलेटेड बहुत सी चीजें होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वैश्विक मार्केट में बढ़ गए हैं। उसका असर आना लाजमी है। उसका असर कितना कम करा जा सकता है, बस इतना ही नीतियों से फर्क पड़ सकता है। और वो नीतियों का फर्क सबसे पहले जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ वैसे ही एक्साइज कम करी गई पेट्रोल डीजल में। जहां आप इवन अगर डेवलप्ड कंट्री की बात कर रही हैं तरन्नुम जी, तो मैं तो खुद पिछले साल यूएस में था और मतलब पैल्पेबली दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने की बात है। अमेरिका जहां 0.2, 0.3, 0.4% इन्फ्लेशन होता था, वहां 4-4.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है पिछले 2020-21 के बाद से, कोविड के बाद से ही। इनफैक्ट वहां की नीति में और हमारी नीति में बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क था फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे उन्होंने कोविड के दौरान क्या किया था, वो वहां पे लोगों के हाथों में पैसा दिया, डिमांड साइड को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि डिमांड बनी रहे, लोगों के हाथों में पैसा दें। अमेरिका कर सकता है क्योंकि वो बिना किसी सोचे समझे डॉलर छाप सकता है। इंडिया ने वहां पे सप्लाई साइड को मेंटेन करने की कोशिश करी कि सप्लाई साइड मेंटेन रहे, डिमांड साइड जिस भी तरीके की हो उसमें सप्लाई साइड मेंटेन रहे। मेरे ख्याल से हम उस पूरी नीति की वजह से कोविड से बहुत आराम से बाहर आए और उसी का वो असर है कि 4 साल तक 5 साल तक कोई इन्फ्लेशन का खास नहीं रहा और फिस्कल डेफिसिट भी हमारा कंट्रोल में चल रहा है। 2 चीजें होती हैं, एक ऐसा भी होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते चले जाएं, महंगाई को कंट्रोल में रखें और राजस्व से पैसा डालते जाएं, जिससे कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जाए। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बिल्कुल कंट्रोल में चलता रहा है। जहां तक अभी का सवाल है,
ये एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ आता शिवानंद जी जो कह रहे हैं कि इसमें क्या विकल्प होना चाहिए, घर में तेल तेल का कुआं लगा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं। और ऐसी कौन सी चीज करी जा सकती है जिससे कि, तो मेरे ख्याल से कंट्रोल में चल रहा है। और गरीबों के लिए बिल्कुल, ऐसा मेरा भी अपना मानना है, ये इसमें कोई बीजेपी या इसकी बात नहीं है, मेरा अपना भी मानना है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी स्कीम है जो चल रही है, पहले से ही चल रही है, उससे बहुत लोगों को राहत मिलती रहती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बैठा हुआ, नाम नहीं ले सकता, वो फार्मा की कंपनी है, मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी। वो सब कहते हैं कि हमारा धंधा बहुत कम हो गया क्योंकि, या हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए क्योंकि हमने जितनी फार्मा इंडस्ट्री है उसके ऊपर कैप कर दिया है। जो भी चीजें हमारी बाहर से आती थी कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो पाती। तो गरीब जनता को बहुत चीजों से इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर पहले कोई सर्जरी करानी होती थी, उसमें कोई इम्प्लांट्स डलते थे, वो इम्प्लांट्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। इसी प्रकार से जो मेडिसिन हैं उसमें जेनेरिक ड्रग्स की वजह से बहुत सारे प्राइसेस कम हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ एक पेट्रोल डीजल के, ठीक है कि वो सामने दिखाई देता है इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, पर इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये 4-5% की वृद्धि है, पहली बात। और डीजल और पेट्रोल की वजह से जो आप बोलते हैं उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट के बनने में उसकी जो आवाजाही की कॉस्ट है, जिसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो मैक्सिमम 7-8-9-10% से ज्यादा नहीं होती है। मतलब 100 रुपए की चीज में 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट मतलब ट्रैवल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो यदि वो 10 रुपए वाला चीज अगर 11.5 रुपए हो जाए, मतलब उस पे अगर 5% की वृद्धि आ जाए, 12.5, तो 2.5 रुपए का फर्क आता है पूरे के पूरे सिस्टम पे। तो 2-2.5% का फर्क आता है ऑन अ वेरी क्लियर स्टैटिस्टिकल लेवल ऑल्सो। तो वो थोड़ा बहुत डेफिनेटली आएगा, उसको हम सबको झेलना भी पड़ेगा। और उसके लिए जो काम किया जा सकता है वो सिर्फ ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स और देशों में बढ़ाने की कोशिश करी जाए, जिसकी की कोशिश चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो गैप है उसकी वजह से इंपोर्ट हमें करना पड़ता है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि एक नेसेसिटी है। और हमारा जो डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो करीब $150 मिलियन राजीव जी, एक चीज और है कि क्या अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर थोड़ा सा अगर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करे तब भी थोड़ी राहत मिल सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? टैक्स स्ट्रक्चर में तरन्नुम जी करा जा सकता है, लेकिन फिर मैंने कहा, देखिए ऐसा आइसोलेशन में कोई भी बात कहना बड़ा आसान होता है। आपके घर का खर्चा किसी चीज से चलता है, यदि मैं वो आमदनी का सोर्स ही खत्म कर दूंगा तो मैं कैसे चलाऊंगा? इसी प्रकार से देश है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। देश के भी कुछ चीजें हैं जिससे उनके पास इनकम आती है। ये सबको पता है कि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन तो है नहीं कि भैया तेल का टैप खोलेंगे वहां से आ जाएगा। हमारा सारा का सारा जो भी इनकम है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही होती है, जिसमें जीएसटी वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप उसको कम कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर उससे कोई और समस्या आ जाएगी। तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजों को कहना। ठीक है, उसको गरीब आदमी तक बहुत ज्यादा, आम आदमी पे इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए ये किया जा रहा है कि भाई ठीक है, अगर सीएनजी है, एलपीजी है, तो घरेलू के लिए यानी कि कुल मिलाकर राजीव जी वी आर इन गुड कंडीशन, है ना आपके हिसाब से? रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगी। देयर इज नथिंग सो आउट ऑफ द बॉक्स। जितना वैश्विक संकट है उसके हिसाब से कोई ऐसा बहुत भारी कठिनाई नहीं है। अभी भी $690 बिलियन के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स को कंजर्व करने के लिए ये अपील करी गई कि जो ऐसी चीजें हैं गोल्ड वगैरह वो बाहर से ना खरीदा जाए, ज्यादा ना इंपोर्ट करना पड़े, जिससे कि आई थिंक ये समय समय पे जब कोई बहुत इमरजेंट सिचुएशन आती है तो उस समय पे मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर राजनीति करने की कोई जरूरत होती है। ये सब कहना भी बड़ा ठीक है कि भाई वो उनका सुनार लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पुराने गहने देके लोग नए गहने नहीं बनवाते। बिल्कुल, और देश हित में कई बार बड़े फैसले लेने भी पड़ते हैं। आऊंगी मैं रत्नाकर जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जी देखिए, अभी राजीव जी ने जो कहा कि समय समय पर इस तरह के जो है निर्णय लेने पड़ते हैं, निश्चित रूप से
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की परिस्थिति में कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने निर्णय नहीं लिया है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की परिस्थितियां जब हुई है, खाड़ी युद्ध हुआ है, तो भी मनमोहन सिंह ने भी आर्थिक डिसिप्लिन की बात की थी और बहुत सारे मेजर्स भी उठाए थे। तो इस तरह की परिस्थितियों में प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र हित की बात करते हैं, अगर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हैं, अगर कहते हैं कि आप विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम करिए और देशी वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा करिए और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सामने आकर के कांग्रेस पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का उपवास जो करने का आह्वान किया था, उसका समर्थन विपक्ष में बैठे राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता जो है सबसे बड़े नेता थे उस समय, उन्होंने भी सामने आकर के और समर्थन किया था, सबसे ज्यादा समर्थन किया था। तो ये बातें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के साथ आकर के और उसको मजबूती देने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा तरन्नुम जी, ये यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि गरीब की शादी है तो वो सोना नहीं खरीदेगा क्या? अरे प्रधानमंत्री जी की बातों को पूरा सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी ने खरीदने से मना नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए आप जो है ऊर्जा सेविंग करिए, सोने की खरीदारी कम करिए, आप खरीदिए ना, कौन मना किया है? शिवानंद जी जाकर के आज ही आप 2, 4, 5, 10 तोला खरीद लीजिए, किसने मना नहीं किया है? शिवानंद जी जवाब दीजिए। भारतीय नागरिक होने के आप 1 साल का इंतजार मत करिए, क्या करना चाहिए ये प्रधानमंत्री जी ने बताया है। शिवानंद जी जवाब दीजिए। तरन्नुम जी, मेरे मित्र को क्या हुआ पता नहीं है, गौर गरीब दलितों के बारे में, किसानों के बारे में, युवा युवती के बारे में सोच ही फेल्यूर है। धर्म, पाकिस्तान, राम, ये छोड़ के बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास कोई भी अर्थशास्त्र, जैसे राजू गुप्ता सर है, ऐसे तज्ञ आदमी को आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। निर्मला सीतारामन को कुछ भी आता नहीं, ना मोदी साहब को आता नहीं। मोदी साहब 10 लाख का सूट पहनते हैं, पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं बिन बुलाए। इटली जाके आप लोगों ने मिलोडी ट्रॉफी खिला रहे। अरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहे, नीट पेपर लीक कर रहे हो, युवा युवती को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर, रसोई गैस महंगा हो गया, दुगना हो गया। अरे भाई ये तो टेलर है, आने वाले दिन प्रचंड 2 महीने के बाद तरन्नुम जी पूरा देश में ऊपर मेरे को लगता है कि चिंता का विषय है। बैठ के रत्नाकर जी, आप और हम रत्नाकर जी की मुस्कान भी बता रही है, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि डरने और डराने की जरूरत नहीं है। चलिए वक्त की कमी है। रत्नाकर जी, शिवानंद जी, राजीव जी, आप तीनों ने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो महंगाई अपने चरम पर है और आपके और हमारी जेब पर इसका सीधा असर भी पड़ रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश अद्भुत विकास का